हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। तो आज हम केमिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका ये चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लास और ले चुका गया है जो कि आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक आप उस तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसे देख लें, अन्यथा ये आगे के बाद जो भी हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। इसमें बहुत सारा चीज़ बताया गया है। आइए हम लोग जानते हैं कुछ इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संचारण किसे कहते हैं। देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित हो जाती है और यह प्रक्रिया संचारण कहलाता है। मतलब देखिए, कोई भी चीज़ नहीं, जैसे धातु हो गया, जैसे लोहा ले लीजिए। लोहा को अगर हम लोग वायुओं या तो अम्ल की या तो नमी की संपर्क में लाते हैं तो उसमें संचारित यानी जंग लगना शुरू हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं संचारण। जंग लगना ही संचारण कहलाता है। इसे देखे होंगे, जो हम लोग घर डालने के लिए जो रड लाते हैं उसको अगर हम लोग कुछ दिन तक अगर पानी या नमी के संपर्क में छोड़ देते हैं तो उस पर भूरा भूरा कलर के, हल्का भूरा और रेड कलर का कुछ परत चढ़ने लगता है, यानी संचारित होने लगता है। उसी को हम लोग बोलते हैं संचारण। देख लीजिए, जैसे में लोहे में जंग लगना, ये भी एक संचारण है। चांदी के ऊपरी परत पर ऊपरी काली परत चढ़ना, जो चांदी होता है उस पर जो ऊपरी परत होता है उस पर अगर काली परत चढ़ जा रहा है तो वह भी क्या हो जा रहा है, संचारित हो जा रहा है, यानी उस पर भी जंग लग जा रहा है। तांबे के ऊपरी हरा परत चढ़ जाना, परत होगा, हरा परत चढ़ना, ये भी क्या है, तो ये भी संचारण है। तो आप लोग संचारण के बारे में अच्छी तरह से जान चुके होंगे। अब हम लोग जानेंगे संचारण के बचने का उपाय। देखिए, संचारण से बचने का उपाय हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग पेंट लगा कर सकते हैं। जैसे हम लोग मार्केट से जो लोहा वाला दरवाज़ा रहता है, अगर हम लोग उसको लाते हैं तो पहले उस पर पेंट लगाते हैं। पेंट किस लिए लगाते हैं, ताकि वो संचारित ना होके उस पर नमी या तो पानी वगैरह या तो हवा की जो संपर्क है उसमें ज़्यादा ना लगे, इसीलिए हम लोग उस पर पेंट लगाते हैं। यानी हम लोग संचारण के बचने का उपाय, मतलब हम लोग संचारण को कैसे कैसे बचा सकते हैं, तो पेंट लगा कर बचा सकते हैं। फिर जिंक लगाकर, और जो जिंक लगाने की प्रक्रिया होता है यही कहलाता है गैल्वेनीकरण, या तो हिंदी में इसको बोल सकते हैं जस्तीकरण। तो जिंक लगाकर हम लोग संचारण को रोक सकते हैं। फिर देखिए, मशीनों के पार्ट पुर्जों में तेल या ग्रीस लगाकर, अगर उसमें हम लोग तेल या ग्रीस लगाएंगे तो वो भी संचारित नहीं होगा, यानी लंबे टाइम तक वो चलेगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि मशीनों के जो पार्ट पुर्जे होते हैं उसमें तेल या ग्रीस लगाकर हम लोग संचारण को रोक सकते हैं। फिर देखिए, विद्युत लेपन भी करके हम लोग संचारण को रोक सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि संचारण से बचने का उपाय क्या क्या होते हैं। आइए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग जानेंगे विकृत गंधिका किसे कहते हैं। पहले हम लोग डिफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। जब कोई वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक छोड़ दिए जाते हैं तब यह संचारित होकर अपने स्वाद और गंध खो देती है, तो उसे ही विकृत गंधिका कहते हैं। जैसे देखे होंगे, अगर भोजन को अगर हम लोग एक दो दिन तक ऐसे छोड़ देते हैं हवा के संपर्क में, तो वो उसमें गंध आने लगता है, यानी उसका स्वाद ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे विकृत गंधिका। जैसे देखे होंगे चिप्स के पैकेट को अगर हम लोग खुला ऐसे छोड़ दें तो उसमें भी गंध आने लगता है, यानी उसका भी स्वाद ख़त्म हो जाता है।
तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि विकृत गंधी का। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भोजन के गंध देना, ये भी क्या है, तो विकृत गंधिता है। आइए हम लोग जानेंगे इसके और आगे के बारे में। अब विकृत गंधिका को कैसे रोका जा सकता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ वायु नहीं होगा, जलरोधी होगा। जलरोधी बर्तन में रखकर उपचयित की गति को धीमी कर सकते हैं। यानी जलरोधी बर्तन में मतलब जहाँ जल नहीं रहेगा उस बर्तन में रखकर उपचयित, यानी देखिए उपचयित हम बताए थे, उपचयित या तो ऑक्सीकरण या तो उपचयित, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो यानी हम लोग जल रोधी बर्तन में रखेंगे तो उपचयित की गति क्या होगी, तो धीमी हो जाएगी। तो उसके माध्यम से भी हम लोग विकृत गंधिका को रोक सकते हैं। चाहे देखे होंगे कि चिप्स का जो थैली होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, क्योंकि वो विकृत गंधिता ना हो, उसमें जो गंध होता है वो ख़त्म ना हो। तो ऐसे हम लोग करके विकृत गंधिका को रोक सकते हैं। जल रोधी बर्तन में रखकर उपचयित की गति को धीमा कर सकते हैं। फिर चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरकर हम लोग विकृत गंधिका को रोक सकते हैं। आइए अब हम लोग जानेंगे इससे आगे की बात। अब हम जानेंगे कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। आपको ये वाला दिख नहीं रहा होगा ऊपर वाला पोर्शन, उसके लिए सॉरी दोस्तों, लेकिन वहाँ लिखा है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है। देखिए यहाँ पहले हम लोग डिफिनेशन के माध्यम से समझेंगे कि मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे देखिए जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम पहले ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं तो उस पर देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, मतलब मैग्नीशियम पर ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। तो वही चीज़ लिखा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल, जो हम लोग क्या बोलते हैं, एक रेगमाल होता है साफ करने वाला जो रुखरापन होता है, रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। तो देखिए उसको जलाने से पहले इसलिए साफ किया जाता है ताकि मतलब वो ऑक्सीजन से आसानी से संयोग कर सके और फिर वो जलने लगे। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे इससे आगे की बातें। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और यह आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के साथ कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है। अब देखिए ये जो है कॉपर सल्फेट अभी ये ये गहरा नीला कलर का है। कैसे कलर का है, नीला कलर का है। तो देखिए ये कॉपर सल्फेट जब Fe यानी आयरन से अभिक्रिया करता है तो देखिए जो आयरन है ये कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। तो ये ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है तो इसको हटा देगा, यानी इसके स्थान पर कौन आ जाएगा, Fe आ जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। यानी अब बना देगा कि FeSO4, और जो FeSO4 होता है वही हल्का हरे रंग में बदल जाता है। यानी इसका FeSO4 का रंग कैसा हो जाता है, तो हरा रंग
हरे रंग का हो जाता है। तो आप लोग हम समझ गए होंगे कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है कॉपर से और इसको क्या कर देता है, तो विस्थापित कर देता है। विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना देता है और कॉपर को अलग कर देता है। आइए हम लोग और आगे जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। जो हम लोग सांस लेते हैं उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, पाचन की क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और यह कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। इससे कहने का मतलब ये है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन से देखिए, भोजन में बहुत सारा पोषक तत्व मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फिर विटामिन, ये सब बहुत सारा पोषक तत्व हम लोग को मिलते हैं। तो देखिए, जब पाचन की क्रिया के समय खाद्य पदार्थ यानी हम लोग जो भोजन किए वो खाद्य पदार्थ हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज का प्राप्त होता है। जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो उससे हम लोग के क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज सारी कोशिकाओं में, मतलब हम लोग का जो शरीर है इस सब तो कोशिकाओं से मिल के बना हुआ है, तो सारी कोशिकाओं में जाके वहाँ पे स्टोर रहता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं, अब सांस लेते हैं, सांस में तो ऑक्सीजन जाता है अंदर और ऑक्सीजन से यही ग्लूकोज अभिक्रिया करके हम लोग को क्या देते हैं, तो ऊर्जा देता है। ये देखिए लिखा है, कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊर्जा हम लोग को प्रदान करती है। यानी देखिए, ऊर्जा हम बताए थे कि उसमें भी एक प्रकार का ऊर्जा है, तो ऊर्जा हम लोग को प्रदान कर रही है। तो इसलिए इस श्वसन को हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि श्वसन का ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है और हम लोग जानेंगे इसके और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सो अगला वीडियो हम लेके आएंगे जल्द ही। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दें और फिर अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों या यार के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।